हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पर बेस्ड जो इसका थ्योरी पार्ट है वो। फिर इसके आगे हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे उस पे बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर लोड, bending of a cyclist, banking of a curved road, motion of a cyclist in a death well, motion along a vertical circle। और फिर इसको थोड़ा समराइज कर देंगे। यहाँ पर जो भी हमारा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होता है, चाहे वो किसी हॉरिजेंटल एक प्लेन में हो या फिर वर्टिकल प्लेन में, उन सभी को आज हम लोग को डिस्कस करना है। क्लियर? इसके लिए हम लोग ने कुछ इमेजेस यूज करी हैं अपने डेक में। उसके लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images। देखिए, स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से। तो अगर सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक टू डायमेंशन में जब कोई बॉडी मूव करती है और एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। अब आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने एक जैसे कि पतंग वगैरह तोड़ने के लिए, या मान लीजिए किसी दूसरे की पतंग उड़ रही है और हमें क्या करना है, उस पतंग को तोड़ना है किसी तरीके से। अब हम लोग तो जा पहुंच नहीं सकते धागे तक। हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक लंगर डालते हैं। सबने किया होगा ये, और नहीं किया तो करिएगा कभी। उस समय क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे से पत्थर पर एक एक धागा बांधते हैं और उसको गोल गोल ऐसे 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 खूब घुमाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है और जाकर जो भी पतंग का धागा होता है उसमें फंस के उस पतंग के धागे को नीचे ले आता है और हम लोग पकड़ लेते हैं उस धागे को। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसमें एक धागा बांधा और उसको घुमाया गोल गोल, वो गोल गोल घूम रहा था। तो उस समय जब उसको हम गोल गोल ऐसे 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 करके घुमा रहे थे, तो जो मोशन था उस पत्थर का वो था सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन था? सर्कुलर मोशन था, ऐसे 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 करके। और जैसे ही हमने किसी एक पॉइंट पर उसको धागे को छोड़ा, तो वो कुछ ऐसा सीधा चला जाता है इस पाथ पर, यानी कि अब सर्कुलर मोशन बंद हो जाता है उसका यहाँ से, और वो सीधे ऐसे चला जाता है ऊपर और जाकर जो भी धागा वगैरह है उस पे जाकर फंसता है और उसको नीचे धागे को पूरा ऐसे करके ले आता है नीचे। ठीक है, पतंग यहाँ कहीं हो जाती है, धागा नीचे आ जाता है, फिर पकड़ लेता है जिसने भी लंगड़ मारा था। यानी कि अगर हमने धागा छोड़ा तो जो पत्थर था वो स्ट्रेट पाथ में चला गया। यानी कि जब हमारे हाथों में पत्थर था तो हम ऐसा, सॉरी, धागा था, तो उस समय हम कुछ ऐसी चीज कर रहे थे जिसके कारण से वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। यानी कि वहां पर वो जो धागा लगाया गया था वो रिस्पॉन्सिबल था उस पत्थर के सर्कुलर मोशन के लिए, वरना उस पत्थर की टेंडेंसी थी स्ट्रेट लाइन पर मूव करने के लिए। और क्योंकि जब वो गोल गोल ऐसे घूम रहा था तो टू डायमेंशन पर हम कंसीडर कर सकते हैं उस पूरे पत्थर को घूमते हुए। तो इसी वजह से हम लोग ये लेकर चलते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशन मोशन। दो डायमेंशन पर इसका मोशन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन जो भी है। तो जैसे कि मैंने अभी बात करी कि कुछ चीज वहां पर इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है उसको अभी हम लोग आगे जानेंगे कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अभी मैंने सिर्फ आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन पुट किया है कि हाँ, वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। जब धागा टूटा तो वो स्ट्रेट लाइन पर क्यों चला गया? उसकी टेंडेंसी रही होगी स्ट्रेट लाइन पर जाने की, तभी वो था, धागा उसको रोक कर रख रहा था, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव नहीं करने दे रहा था, उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा था। ठीक है, एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं कि ये जो हमारी क्लास है वो कैसी है, यहाँ पर हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बताऊंगा, बस ऐसे बताऊंगा कि आपको याद आ जाए वो चीजें, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। तो और क्रैश कोर्स पर हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ बात करेंगे कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसी चीजें हैं, कहाँ से आई, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें बात
नहीं करेंगे। तो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, और किसी बॉडी को टू ब्रिंग सर्कुलर मोशन इन अ बॉडी इट मस्ट गिव सम इनिशियल वेलोसिटी एंड अ फोर्स। उस पे हमें एक इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी और एक फोर्स उस पे एक्ट करेगा। सर्कुलर मोशन को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरीकों से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो उस बॉडी के या पार्टिकल के मूव करने की वेलोसिटी मूव करने की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। ध्यान रखिए कि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई एक पार्टिकल मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। आप चाहे कांस्टेंट स्पीड बोलिए या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट बोलिए, उस समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा होता है। अब वही ऑब्जेक्ट अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड, अब वही ऑब्जेक्ट क्या करे, एक वेरिएबल स्पीड के साथ अगर मूव करे तो उस तरीके के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब देखिए इस पे जैसे यहाँ पर कुछ टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी। आखिर ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए अभी जो मैंने चीज बताई आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन मैंने पुट कर रखा है, हो सकता है आपको आंसर पता और पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर आपको सारी चीजें रिवाइज रिकॉल करनी होती हैं, पढ़ना नहीं होता। तो आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किया कि वो क्या वहां पर रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण से वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो इसको रिकॉल करिएगा। बाकी ये अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल टर्न्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस लाइन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज यूजुअली मेजर्ड इन रेडियंस। तो किस पे मेजर करते हैं हम लोग और ये आखिर होता क्या है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल अगर यहां से लेकर यहां तक गया तो हम इसके रेफरेंस पे बोलेंगे कि पार्टिकल अब क्योंकि यहां पर पहुंच गया है तो इसके रेफरेंस में बोलेंगे पार्टिकल अब इस तरफ है, तो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ वो कहलाता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये डेल्टा थीटा हो गया कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। किस रेट से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो चेंज हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। तो इस फिगर पे अगर हम लोग देखें तो क्या है कि यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक में इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है लेट अस सपोज, और इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ कितने समय पर, डेल्टा टी समय पर। तो अगर हम लोग बात करें कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी तो हम उसको निकाल सकते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब ये जो वेलोसिटी निकल कर आती है ये हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आती है, एक तरीके से बोला जाए। जब हम टाइम को डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, यानी कि जो समय है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, तो जो ओमेगा निकलता है वो बन जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। और इसको हम लोग सिंपल एंगुलर वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, जो कि डी थीटा बाय डी टी बन जाता है। अब इसका क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी है, डायरेक्शन होगी इस पे, मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया डी थीटा बाय डी टी होगा। और इसकी डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। कि मान लीजिए कि पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी हम लोग की उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जिस डायरेक्शन पर पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ रखेंगे, तो ये जो थंब है हमारा वो पॉइंट आउट करेगा उस वेलोसिटी की, उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है। तो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका ये हो गया मैग्नीट्यूड, और जो इसका डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल का यूज करके फाइंड करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड।
अब इस पे जो तीसरा चीज आता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन में जो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो खुद किसी रेट से चेंज हो रही है, तो जब वो खुद किसी रेट से चेंज होती है तब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि यहां पर बन जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी टू। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस पे जैसे कि हम लोग ने जो हमारे काइनेमेटिक्स थी उस पे देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सभी चीजों को डिफाइन किया था ना, उसी तरीके से हम लोग सर्कुलर मोशन में भी डिफाइन करते हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को, और जो इस पे हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा उसको भी। क्लियर? अब आते हैं डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहां पर हमें पता चलेगा कि वो जो स्ट्रिंग थी वो क्या प्रोवाइड कर रही थी जिसके कारण से जो पार्टिकल था वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, वरना जैसे ही हम लोग ने स्ट्रिंग को छोड़ा था वो एक स्ट्रेट पाथ में पत्थर गया था। तो इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस समय जो डीवी बाई डी टी होता है वो होता है जीरो। यानी कि मान लीजिए कि पार्टिकल ऐसे एक सर्कुलर मोशन में ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे, तो यहां पर जो वेलोसिटी पे जो चेंज आता है वो कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि डीवी बाई डी टी इस डायरेक्शन का होता है जीरो। किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। बट इस जगह पर जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि यहां पर देखो, उस बात को याद करो जो हमने पिछले लेक्चर्स पे भी बताई है कि अगर एक पार्टिकल है और उसके पास वेलोसिटी है, तो अगर एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर जो पार्टिकल है जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर अगर कोई एक्सेलरेशन एक्ट होता है तो वो चेंज करता है उसकी डायरेक्शन को। तो यहां पर भी वही चीज है कि एक बात तो ये कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इस तरफ है। अब इसमें दो चीज एक्ट हो सकती हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर के मोशन के केस में क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा ये जो होता है टेंजेंशियल वाला वो जीरो होता है। ये टी लिखा हुआ है, आर नहीं। यहाँ पे गौर से देखेंगे आप तो ये टी आपको दिखाई देगा, आर मत समझिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये आर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बता रहा हूं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो हर सेकंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती जाती है, हर सेकंड इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसी कारण से जो पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करता है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसको नाम दे देते हैं, आप चाहे रेडियल एक्सेलरेशन बोलिए चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो टुवर्ड्स अ पॉइंट एक्ट होता है इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो कंटिन्यूअसली उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। बात समझ पे आ गई? इस तरीके से चीजें होती हैं। ओके, अब यहां से देखते हैं आगे कि जो हमारे पास मान लीजिए कि ये है क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमें पता चल गया उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स पे लिखें तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी को अगर हम लोग इस पार्टिकल के इस जगह पर मौजूद लीनियर वेलोसिटी v के टर्म्स पे लिखे तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो दस इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, देखिए हर एक लाइन का मतलब है, यहाँ पर हर एक वर्ड का मतलब है, और यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं सिर्फ इससे आंसर आ जाएगा। नहीं,
इसको हथियार तो है, उसको चलाना कैसे है पता चलेगा यहां से, ये तो हथियार है, कैसे यूज करें वहां से पता चलेगा। तो अगर एक सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका कि रेडियस आर हो, और किसी पॉइंट पर हम अगर देखें उसकी स्पीड वी है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर उतनी ही स्पीड होगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हो गया यूनिफॉर्म केस में, और आपका जो चैप्टर है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर ही बेस्ड है पूरा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पर आ जाता है, क्योंकि हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे जब चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म वाला केस भी बन जाता है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन। तो वो सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट की वजह से लगता है कि सर्कुलर मोशन पर ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हमसे पूछा गया है, जबकि वो सर्कुलर मोशन है। आप इसको इस तरीके से देखिए, तो जब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ अंतर यही होता है कि यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन पर भी एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जबकि उस पे सब रेडियल में ही होता है। तो यहां पर क्या हो गया, रेडियल वाला वी ए स्क्वायर हमें करना है, तो पहले से ही ये वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो टेंजेंशियल होता है वो होता है आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। जो अल्फा क्या है हमारा, यही अल्फा है, डीवी बाई डी जो करते हैं यही अल्फा होता है, ठीक है। एंगुलर जो एक्सेलरेशन हम लोग ने देखा था वही हमारा ये है। यहां से हमारा नेट एक्सेलरेशन निकल कर आता है ए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इसी जगह पर ये क्या टर्म अगर जीरो हो जाता तो ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वाला बन जाता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और यहाँ पर ये दे रखा है ना, टेंजेंशियल क्या है, डीवी बाई डी है, जो टेंजेंशियल है ए एटी डीवी बाई डी, वहां से हम लोग ने इसको निकाल लिया है, क्लियर। तो ये आपके पास फॉर्मूले आ गए। क्वेश्चन आता है इस पे कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी रखी होती है हमें, जो कि टाइम डिपेंडेंट होती है। आप आगे जब इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, शायद इसके पार्ट थर्ड पर आए, तो वहां पर आप इसको देखेंगे कि वी जो है वो, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पर आएगा, तो आप उसको देखेंगे कि जो वी है वहां पर टाइम डिपेंडेंट होगा। टाइम डिपेंडेंट होने की वजह से जब डीवी बाई डी निकालेंगे उससे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या कह लीजिए सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उससे फिर हम लोग जो नेट एक्सेलरेशन है वो निकालेंगे, क्योंकि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है यानी या फिर कहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो हमें वी स्क्वायर बाई आर से ही पता चल जाता है। बस उसी की हेल्प से ए निकाल लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ओके, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग और फोर्सेस की बात करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन था उसी की हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। जैसे हम बात कर रहे थे ना, स्ट्रिंग वो क्या प्रोवाइड कर रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इसको हम लोग देखिए पहले पढ़ कर आ चुके हैं, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस। देखिए कांस्टेंट स्पीड आ गया ना, यानी कि बात हो रही है कि वहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, okay, is along the radius acting towards the center of the circle on which the given body is moving। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, ये वी स्क्वायर बाई आर क्या था, वी स्क्वायर बाई आर था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ जब हम लोग मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये निकल कर आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही सब इक्विवेलेंट है, यानी कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग किस किस तरीके के फॉर्म पर रख सकते हैं, और जब हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज करके टाइम पीरियड वगैरह भी हम लोग ने फाइंड मतलब वहां पर निकालना होगा आगे चलकर, ठीक है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअली, वो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये एक स्यूडो फोर्स होता है। ये क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, यानी कि एक इस तरीके का फोर्स जो कि एक्चुअल में किसी बॉडी में एक्ट नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए कि ये चीज है और इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया,
जिसके कारण से ये क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, समझिएगा गौर से, मैंने इस पे फोर्स लगाया जिसके कारण से ये मूव करेगा। या फिर ऐसे रखे हुए हैं दोनों और मैंने क्या किया, इसको इस पे फोर्स लगाया और इसको मूव करा दिया। ठीक है, तो जब मैं इसकी डायनेमिक्स देख रहा हूं तो इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे मोशन भी हो रहा है। जबकि अब मैं क्या करूं कि मैं इसको देखूं, या फिर कह लीजिए कि इसके पर्सपेक्टिव से देखूं, इसके ऊपर बैठ जाऊं और फिर देखूं, तो मैं फोर्स तो इस पे लगा रहा हूं जिसके कारण से ये मूव कर रहा है, बट जब इस पे बैठ जाएंगे तो इसको देख के लगेगा कि ये वाला जो है, ये वाला, ये इस तरफ जा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसा लगेगा कि इस पे बैठ जाएंगे और फोर्स इस तरफ लग रहा है। बात समझ पे आई? तो पर्सपेक्टिव के कारण हम जिस फ्रेम से देख रहे होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है हम लोग ने जो शुरुआत के चैप्टर्स थे वहां पर हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी। तो एक उससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि बॉडी में एक्चुअल में फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी ये मूव क्यों कर रही है। तो उस तरीके की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए स्यूडो फोर्सेस का इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि इसी सर्कुलर मोशन पर ही अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि एक कोई ऐसी डिस्क जैसी है और आप इसी सर्कुलर मोशन वाले जिस पे ये परफॉर्म हो रहा है, मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल उस पे हो रहा है कुछ ऐसा, और आप क्या है इसके ऊपर खड़े हैं, आपने एक बॉल थ्रो करी बाहर, मान लीजिए कि आप बीच में खड़े हैं और आपने क्या किया, एक बॉल थ्रो करी। तो होता क्या है कि बॉल जो होता है वो अपना यहां से, क्योंकि उस पे अब एक फोर्स जैसा हमें लगता है कि लग रहा है, तो वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो हमारे रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो इस पे बाहर तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन पे बाहर की तरफ लग रही है, वो कहलाते हैं हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो बराबर होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, वो उसी मूविंग सर्कुलर मोशन पे जो परफॉर्म कर रही बॉडी, उसी में कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसको देखने में लगता है कि जो भी चीज हो रही है वो एक फोर्स के कारण हो रही है, जो एक्चुअल में उस पे एक्ट नहीं हो रहा है, बट कुछ तो हो रहा है, मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का। उससे फोर्स बिना फोर्स लगे कैसे हो सकता है, तो उस पे एक नाम दे दिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं तो इस पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अब क्योंकि ये हमारा रिवीजन क्लास है तो इस पे मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये स्यूडो फोर्स है, ये एक्चुअल में ये नहीं लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल force can be defined as radially directed outward force acting on a body in circular motion as observed by person moving with the body। यानी कि वो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसी के ऊपर ऑब्जर्वर बैठ जाए, तो फिर जो भी पार्टिकल का वहां पर मोशन होगा, कोई भी आप रखेंगे कुछ भी होगा, वो जो देखेगा उसको लगेगा कि रेडियली आउटवर्ड कोई चीज मूव कर रही है। फिर हम कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे कि एक मूविंग बस है, स्ट्रेट पाथ पर जा रही है और आप क्या करें, एकदम से ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से टर्न ले लिया, तो आपको लगता है कि आप आउटवर्ड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बस ने अगर ऐसे टर्न लिए तो आपको लगता है कि आप इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तो बस के अंदर बैठे होते हो तो ऐसा लगता है कि वैसे बस से बाहर निकल जाएंगे, यही लगता है ना। तो वही जो फोर्स हम बोलते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो एक स्यूडो फोर्स। एक्चुअल में तो वो पूरा का पूरा जो बस है वो मूव किया है, आपके बॉडी के ऊपर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, बट आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हम उसी के अंदर बैठे हुए हैं। तो फोर्स लग रहा है फ्रेम पर, जबकि आप उसके जो अंदर आप बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर कोई फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस केस में पर्टिकुलर केस में हमारा बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर हमने ये सारी चीजें बताई, तो वो हो जाता है इतना। आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई व्हीकल है, वो सर्कुलर रोड में जा रहा है। ठीक है, एक लेवल सर्कुलर रोड पर, तो उस केस में उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो व्हेन अ व्हीकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात हम समझ गए, यही मैं तेज समझा रहा था, रिवाइज करा रहा था आपको। तो कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोर्स के इक्वल होता है। जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई व्हीकल जब टर्न लेता है एक सर्कुलर पाथ में, ऐसा मूव करता है, तो वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो
सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है, तभी जो ये कार है वो मूव कर पाती है। वरना बरसात के समय पे आपने देखा होगा कि उसी टर्न पर, जहां पर आप सूखे रोड पे आसानी से टर्न ले लेते थे, बट उसी मोड़ पर गाड़ी को टर्न लेने पर वो स्किड हो जाती है, बाहर की तरफ फिसल कर चली जाती है। साइकिल वगैरह चलाते वक्त आपने देखा होगा ऐसा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर कम हो जाता है, जिसके कारण से उतना सेंट्रिपिटल फोर्स दे नहीं पाता, और जो बॉडी होती है वो मूव नहीं कर पाती इस सर्कुलर पाथ में, और वो स्किड करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है उस बॉडी को एक गिवन स्पीड और एक गिवन रेडियस को लेते हुए सर्कुलर पाथ को मूव कराने में। तो जो मैक्सिमम स्पीड, देखिए इस पे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि विदाउट स्लिपिंग वो टर्न ले ले, वो होता है वी मैक्स बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, जहां पर जो म्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर है, और आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है जहां पर वैसे टर्न लिया है। क्लियर? अब यहां से जब हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए क्योंकि mg नीचे एक्ट हो रहा है, इसी के बराबर नॉर्मल एक्ट हो रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बराबर होता है म्यू एन के, और एन क्योंकि mg के बराबर है तो ये इसी कारण से म्यू mg हो। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग ने पहले भी कर रखे हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम अगर देखें अपनी साइकिल चलाते हैं और हम क्या करते हैं, जब एक सर्कुलर पाथ आता है उस पर टर्न लेते हैं, तो जो साइकिल होती है उसको थोड़ा सा लीन करना पड़ता है। क्यों लीन करना पड़ता है और कितना एंगल बनता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज राउंड टर्न इन अ सर्कुलर ट्रैक, देन एंगल मेड बाय साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल लेवल इज गिवन बाय, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। ये इक्विवेलेंट हो जाता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा बराबर, या फिर कह लीजिए कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं यहां से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। ये हम लोग निकाल सकते हैं थीटा अगर हम लोग फाइंड करना चाहें। फिर यहां पर है कि जब इसने टर्न लिया तो कौन कौन से फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg एक्ट होगा। ये mg बैलेंस आउट करेगा, क्योंकि जो साइकिल है वो थोड़ी सी टिल्ट हुई है, तो जब टिल्ट हुई है साइकिल थोड़ी सी, उस समय ये जो यहाँ पर सरफेस है और जो टायर है उसके बीच में नॉर्मल जो लगेगा वो इस डायरेक्शन पर लगेगा। वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल इस तरफ लगेगा कि नॉर्मल के दो कंपोनेंट लगेंगे, एक एन साइन थीटा और एक एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा देगा सेंट्रिपिटल फोर्स उसको मूव कर एक सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए, और एन कॉस थीटा बैलेंस आउट करेगा mg को, ताकि ये साइकिल नीचे ना गिरे। इस तरीके से जो एक रोड होती है वहां पर हम साइकिल वगैरह को टर्न करते हैं। आप गौर करिएगा इस बार जब साइकिल चलाइएगा कि जब आप टर्न ले रहे हैं तो कुछ जो टायर होता है एक तरफ से दबता है, जिसके कारण से नॉर्मल फोर्स आपके कुछ सरफेस से इस तरीके से लगेगा। ठीक है, आगे अब आता है बैंकिंग ऑफ अ कर्व रोड, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें हाई स्पीड में कार्स वगैरह को सर्कुलर इस तरीके से पाथ में टर्न कराना होता है, तो क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो हमें रेडियस थोड़ा बड़ा लेना होगा फिर एक टर्न के लिए। बट मान लीजिए कि हमारे पास जगह कम है और टर्न हमें शार्प लेना है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा रेसिंग ट्रैक्स में, तो वहां पर जब भी सर्कुलर टर्न होता है तो जब रोड होती है इस तरीके से नहीं रहती, फिर सर्कुलर टर्न के पास ऐसी हो जाती है, कर्व हो जाती है कुछ ऐसे करके, जिसको कि हम बैंकिंग बोलते हैं। बैंक उसको रोड को टेढ़ा कर देते हैं जब भी टर्न वगैरह होता है। कहीं पर भी आपने देखा होगा जैसे हाईवे वगैरह है, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है कि जो शार्प टर्न होते हैं या टर्न जो होते हैं वहां पर थोड़ा सा टेढ़ा बना होता है चीजें, या फिर कोई फ्लाईओवर वगैरह होता है उसी हाईवे के बीच में बना हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा जब टर्न होता है वो ऐसे सीधे ऐसे नहीं टर्न हो जाता, ऐसे नहीं टर्न होता, ऐसे टर्न होता है। ठीक है, ऐसे करके टर्न होता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे टर्न होता है तो बॉडी में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है नॉर्मल फोर्स का, जो कि हेल्प करता है उस सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उसको टर्न कराने में। तो फॉर अ सेफ जर्नी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्किडिंग, ताकि स्किड होकर ना चला जाए बाहर, द रोड इज स्लाइटली रेज्ड टुवर्ड्स इट आउटर एंड, जो आउटर एंड होता है उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है। तो लेट द रोड बी बैंक्ड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर।
तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। और हम लोग अगर देखें इन केस ऑफ फ्रिक्शन, मान लीजिए कि वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है रोड और टायर के बीच में, तो जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड हो जाएगा वो हो जाएगा v max इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। यहाँ पर म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि आपने डेथ वेल देखा होगा जहां पर कि एक कार वगैरह को एक ऐसा वेल बनाए रहते हैं वो लोग, एक्चुअल में एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं होता, वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है, फ्रस्टम, इन्वर्टेड फ्रस्टम की तरह होता है। ठीक है, तो कार को यहां से ऐसे घुमाना चालू करते हैं, फिर ऐसे ऐसे खूब घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मौत का कुआं हिंदी में कहा जाता है। उसमें क्या क्या एक्ट होता है देखिए, कि इस जगह पर जब पार्टिकल होता है तो नीचे mg एक्ट होता है, नॉर्मल इधर एक्ट होता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो नॉर्मल होता है वो बराबर होता है एम बी स्क्वायर बाई आर के। नॉर्मल इस तरफ हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में। तो एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई म्यू। क्यों ऐसा यहाँ पे म्यू एन इज इक्वल टू एम जी किया गया है? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg को बैलेंस आउट कर रहा है, इस कारण से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg के बराबर है, और फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं वो होता है म्यू एन के बराबर। तो म्यू एन इज इक्वल टू mg, इक्वेशन निकल कर आ गई। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोग आगे यूज करेंगे। यहाँ पर जो वी मैक्स है कि इससे ज्यादा स्पीड हम लोग अगर करेंगे तो फिर स्किडिंग वगैरह होगी, हार्म हो सकता है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई म्यू, ये हो जाएगा। इस पे अब चलते हैं आगे। मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्किल, कि अगर कोई पार्टिकल है उसको हम ऐसे वर्टिकल सर्किल पे घुमा रहे हैं तब क्या होगा? तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन ए टू द हाईएस्ट पोजीशन। जब यहां से पार्टिकल यहां तक जाता है तो जो इसकी स्पीड होती है वो चेंज होती है, यानी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट पर जो इसकी टेंशन वगैरह है उसको देखते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो पॉइंट पर डाउनवर्ड mg एक्ट हो रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में tl, यानी कि हम एक मान सकते हैं कि टेंशन एक्ट हो रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड है उसको हम लोग ने लिख दिया vl, अगर तो ये बराबर हो जाएगा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तभी इसने इस तरीके से सर्कुलर मोशन कराया। तो टीएल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाई आर, और जो टीएल है यहाँ पर वो निकल कर आ जाएगा एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर बाई आर। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो एम जी भी इसी तरफ है, टीएच भी इस तरफ है, और यही दोनों मिलकर बराबर हो जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो टीएच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर, यानी यहाँ से टीएच अगर निकालें तो ये हो जाएगा एम वी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, यानी कि ये चीज ऐसे हो जाएगा। और जो वी एच स्क्वायर होगा उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी से, कि वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस टू जी आर। ये हमारा इस तरीके से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है कि ये तब के लिए कि मान लीजिए कि पार्टिकल किसी पॉइंट सी पर है जहां पर कि वो कुछ एंगल बना रहा है, तब क्या होगा इक्वेशन, वो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, जहां पर वी एल जो है ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी है। टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, बात समझ पे आई? अब यहां से आ जाता है कि इन द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ जस्ट लूपिंग द वर्टिकल लूप, यानी कि एक ऐसी कंडीशन कि हम इस पूरे वर्टिकल सर्कल पर इसको परफॉर्म कर सके, पार्टिकल को ऐसे घुमा सके, उसके लिए क्या होता है कि इस जगह पर जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर टेंशन जीरो होना चाहिए। इससे अगर कुछ वैल्यू इधर उधर हुई तो फिर ये जो पार्टिकल है वो हमारा या तो फॉल्ट हो जाएगा यहाँ से, या फिर इस सर्कल को पूरा तो कर लेगा अगर इससे वैल्यू डिफरेंट हुई, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू पर ये क्या हो कि ये फॉल हो जाए, यहाँ पर पूरा सर्कल कंप्लीट ना कर पाए, वो ऐसे कुछ गिर जाए। तो यहां से जब हम लोग इसको लेते हैं तो टीएल निकल कर आता है हमारा 6 mg, और वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट हो जाता है अंडर रूट 5 rg, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर निकल कर आ जाता है अंडर रूट rg। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो टीएल माइनस टीएच हमारा 6 mg निकल कर आ जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, और मान लीजिए कि कोई मोशन है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट है। तो व्हेन द व्हीकल इज एट मैक्सिमम हाइट, द रिएक्शन ऑफ द रोड इज n1 इज इक्वल टू mg माइनस mb स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट पर
और जब ये क्या है नीचे तरफ है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब डिप पर है तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N2 इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ये ऐसा है कि रोड कभी कभी ऐसी ऐसी होती है ना, तो इस केस में क्या होता है वो हमें निकालना है। तो ये इन सारी क्वेश्चंस को हम लोग आगे जो होगा उस पर इस्तेमाल करेंगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पर ये सारी चीजें यूज होंगी। तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को, फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज और मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, इन सभी चीजों को आज हम लोग ने डिस्कस किया है। और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट और बैंकिंग ऑफ अ कर रोड, ये भी हम लोग ने देखा है कि कैसे सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं। जो भी इनका है वो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।